A very warm and good morning to all of you students. I'm Ankit. Welcome to my YouTube channel Study Warrior. Students, in this video I will teach you about your first chapter, Power Sharing, Civics, class 10th. One by one I will elaborate every topic. Hope you will watch and listen carefully. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको पावर शेयरिंग के बारे में समझाना है। और पावर शेयरिंग का सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। पावर शेयरिंग क्या होता है? हिंदी में बोले तो हम पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी यहाँ पर आता है, दो वर्ड्स दिए गए। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि एक नेशन में, ठीक है, काम करने की कुछ शक्तियाँ होती हैं और उन्हीं शक्तियों को अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है। इसी को बोलते हैं हम पावर शेयरिंग। पावर यानी कुछ करने की शक्तियाँ दी जाती हैं, उनको अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है, उसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। जैसे इंडिया में ले लो, इंडिया में सरकार के तीन अंग हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों में ही शक्तियाँ अलग अलग दी हैं और तीनों ही एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी को बोलते हैं हम पावर शेयरिंग, यानी जो काम करने की जो शक्तियाँ हैं उसका बंटवारा कर देना पावर शेयरिंग है। अब इसके लिए कई देशों में कन्फ्लिक्ट हुआ। यहाँ पर 2 एग्जांपल दे रखे, श्रीलंका और बेल्जियम में। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का जो डिवीज़न होता है सेम नहीं होता। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। कुछ माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं, कुछ मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं। तो वो क्या करते हैं, लिव टुगेदर नहीं हो पाते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप सोचता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, तो वहीं मेजॉरिटी ग्रुप सोचता है कि हर चीज़ पर उसका डोमिनेंस हो। वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर आगे चलकर ऐसा क्या होता है कि इनमें पावर शेयर हो जाता है। तो एट लास्ट जब कोई बात नहीं बनती तो कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट होने के बाद ही कहीं ना कहीं बात बनती है, और वो हमें बेल्जियम और श्रीलंका में देखने को मिलेगा। कम ऑन द पॉइंट स्टूडेंट्स, बेल्जियम इट इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल कंट्री यूरोप की। इट हैज़ बॉर्डर्स विद नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ इसके बॉर्डर है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो एथनिक जो कॉम्पोजिशन है, जातीय जो बनावट है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बच्चों यहाँ पर वर्ड आया एथनिक। एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है कि ये एक सोशल डिवीज़न है जहाँ पर जो हर क्लास होता है अपने कल्चर को अलग अलग मानता है। अपने कल्चर को क्या मानता है? अलग अलग मानता है, और अपने कल्चर को बेस्ट कल्चर मानता है। ये होता है हमारा एथनिक कंपोजिशन। अब ये यहाँ पर हम बेल्जियम में कैसे देखने को मिलता है? यहाँ लैंग्वेज के आधार पर देखने को मिलता है, लैंग्वेज के बेसिस पे मिलता है। लाइक 59% लिव्स इन फ्लैमिश रीजन। एक फ्लैमिश रीजन है, वहाँ पर 59% लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? स्पीक डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लिव इन वॉलेनिया। वॉलेनिया रीजन में 40% रहते हैं, जो कि क्या बोलते हैं? हमारा फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% बेल्जियंस स्पीक जर्मन। जो 1% जो आपके बच जाते हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, वहाँ की बेल्जियम की जो राजधानी कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स है, यहाँ पर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। 80% पीपल क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। 20% आर डच स्पीकिंग। 20% क्या बोलते हैं? हमारे डच बोलते हैं। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। हाँ, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ये है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है जो बेल्जियम में स्टूडेंट्स, वो है हमारा फ्रेंच, और जो मेजोरिटी वाला जो ग्रुप है वो हमारा डच। और यहाँ पर कॉमन सा डिफरेंस ये है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो रिच और पावरफुल है। दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इन्होंने क्या किया? इनको अलग किया फ्रेंच वालों को। जब इनको क्या मिला? जब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत बाद में मिला, तो उन्हें क्या किया? फ्रेंच वाले लोगों को रिसेंट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। इसने क्या किया कि जो हमारा डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थे, इनके बीच में टेंशंस आ गई। कब आ गई? ये 1950s और 1960s में आ गई। द टेंशंस बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्वेट इन द ब्रसेल्स। द डच स्पीकिंग पीपल वर मेजोरिटी इन द कंट्री एंड अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये ब्रसेल्स में सबसे ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि वही बात है कि वहाँ पर जो डच स्पीकिंग थे मेजोरिटी में थे, लेकिन वो कैपिटल उनके पास, यानी पूंजी वगैरह उनके पास उतनी नहीं थी। तो यहाँ पर आया लैंग्वेज के हिसाब से कि डच जो था वो तो चाहता तो है कि अपना डोमिनेंस करना, लेकिन कैपिटल की कमी होने की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, वो अपना डोमिनेंस नहीं कर पा रहा है।
तो आगे चल कर के क्या होता है, कौन सा पाथ अपनाते हैं जिसकी वजह से सोशल डिवीज़न को ख़त्म किया जाता है, पावर शेयरिंग को बढ़ावा दिया जाता है, वो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, वहाँ आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं एक स्टोरी है श्रीलंका की, वो यहाँ पर मैं आपको एलोबरेट करूँगा। श्रीलंका इज़ एन आइसलैंड इन द साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल। श्रीलंका एक आइसलैंड है साउथ इंडिया के साउथ में, जहाँ की पॉपुलेशन क्या है हमारी 2 करोड़। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड तमिल स्पीकर 18%। जो मेजर ग्रुप्स है, बड़े ग्रुप हमारे सिन्हाला 74% और तमिल में है 18%। तमिल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तमिल भी 2 भागों में बटे हुए हैं, एक वो तमिल जो श्रीलंका के तमिल हैं, ठीक है, वहाँ के रियल नेटिव हैं, और जो दूसरे जो तमिल हैं वो इंडिया से लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा प्लांटेशन एज अ प्लांटेशन वर्कर। अब देखते हैं, तमिल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, श्रीलंका तमिल 13%, तमिल नेटिव ऑफ कंट्री, एंड तमिल इंडियन 5% केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज अ प्लांटेशन वर्कर। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ के रियल नेटिव जो है तमिल वो 13% है, 5% जो तमिल है इंडिया से लाए गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर ब्रिटिशर्स के द्वारा। मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब जो सिन्हाला स्पीकिंग है वो ज़्यादा बुद्धिस्ट, उसमें बहुत से लोग क्या हैं, बुद्धिस्ट है रिलीजन उनका, और जो तमिल्स हैं वो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला। 7% क्रिश्चियन है, जिसमें कुछ सिन्हाला से भी हैं और कुछ तमिल से भी हैं। अगर स्टूडेंट्स सोशल डिवीज़न पूछा जाए श्रीलंका का, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि वहाँ पर कितने % तमिल है, कितने % सिन्हाला है, लैंग्वेज क्या तमिल की तो तमिल है, सिन्हाला जो है उनकी सिंहली लैंग्वेज है, तो और क्रिश्चियंस कितने, हिंदू मुस्लिम, से ये आपका सोशल डिवीज़न है जो आपको वहाँ पर एलोबरेट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आ जाता है ये मेजोटेरिज्म इन श्रीलंका, यानी बहुसंख्यकवाद श्रीलंका में। मेजोरिटीज़म का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगा मेजोरिटी और माइनॉरिटी में क्या अंतर होता है। जो स्टूडेंट्स, जो मेजोरिटी होता है हमारा, मेजोरिटी का मतलब होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो, और माइनॉरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो। अब मैं इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में हिंदू हैं, हिंदू मेजोरिटी के, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब माइनॉरिटी ग्रुप कौन से होंगे, जैसे हमारे सिख, ईसाई, यानी क्रिश्चियंस इनको बोलते हैं, मोमडन्स, तो ये हमारे माइनॉरिटी ग्रुप में आ जाएंगे। अब मेजोरिटीरिज्म क्या होता है, आई बिलीव दैट द माइनॉरिटी कम्युनिटी I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by neglecting the wishes and needs of minority। मतलब ये होता है मेजोरिटीज़म, बहुसंख्यकवाद, कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है किसी कंट्री की, वो किसी तरीके से भी रूल कर सकती है और माइनॉरिटी ग्रुप की विशेज़ और नीड्स को नेगलेक्ट, उनको अवहेलना करके। अब ये श्रीलंका में आया कैसे, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 में इनको आज़ादी मिली। आफ्टर इंडिपेंडेंस लीडर्स ऑफ सिन्हाला बेगन टू सेट अप इट्स ऑन डोमिनेंस इन द नेशन। फर्स्ट इन 1956 एन एक्ट वाज पास दैट सिन्हाला वुड बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ये कहा गया कि जो सिन्हाला ने अपना डोमिनेंस सेटअप किया नेशन में, एक एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जो वहाँ की जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो सिन्हाला हो गई। द गवर्नमेंट followed professional policies that favored Sinhala's applicant for university position and government jobs। एक फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक पक्षपातपूर्ण, प्रोफेशनल मतलब पक्षपातपूर्ण पॉलिसी बना, जिसमें क्या हो, सिन्हाला का फेवर दिया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा किनको सपोर्ट और पोजीशन दी गई, सिन्हाला को दी गई। ये प्रोफेशनल था। दिस लेड द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब ये करोगे तो वहाँ पर तो लगेगा कि अनजस्ट हो रहा है उनके साथ, तो श्रीलंकन तमिल्स को भी लगा कि हाँ भाई ये अनजस्ट है, उनको अलाइन किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। नाउ श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंका तमिल्स ने क्या किया, पार्टी बनाई, स्ट्रगल शुरू किया। किस लिए किया, ताकि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहचान मिल सके। श्रीलंकन तमिल स्टार्टेड डिमांडिंग द रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। श्रीलंकन तमिल्स ने किस चीज़ की डिमांड की, रीजनल ऑटोनॉमी, यानी रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि फ्रीडम टू डू वर्क एनीथिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की स्वतंत्रता, जिसमें इंटरफेयर ना हो और किसी का डोमिनेंस ना हो। इक्वालिटी की डिमांड किसमें की, एजुकेशन और जॉब्स में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो समान रूप से उनको मिले।
इन 1987 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व फॉर्म डिमांडिंग एन, यहाँ पर एन आएगा बच्चों, एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। यहाँ पर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, इसका मतलब समझ रहे हो आप। नॉर्थन यानी जो तमिल है श्रीलंका के, वो ज़्यादातर कहाँ पर है, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट्स के श्रीलंका में आपके तमिल ज़्यादा है, तो वहाँ पर उन्होंने वो पार्टीज़ बनाई। अब आगे चलकर क्या होता है कि ये सिविल वॉर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिफ्यूजीज़ की और काफ़ी सारी डेथ्स का इशू बन जाता है। यहाँ पर इंडिया का भी रोल आता है, आपकी बुक में नहीं है, मैं बताता हूँ कि जब यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ जाता है तो इंडिया क्या करती है, वहाँ पर तमिलों के फेवर के लिए इंडिया अपनी तरफ से, राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तो एक पीस फोर्स भेजते हैं, ताकि वहाँ पर शांति कायम की जा सके। लेकिन क्या होता है कि जो तमिल लोग होते हैं उनका कन्फ्लिक्ट हो जाता है हमारे किसके साथ, पीस फोर्स के साथ, जिसमें कई सारे तमिल्स मारे जाते हैं। तो तमिल्स को लगता है कि इंडिया उनके अगेंस्ट में है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, तमिल का एक वहाँ पर संगठन था लिट्टे, एक ऑर्गेनाइजेशन था लिट्टे, उन्होंने बनाया हुआ था। तो वो क्या कहते हैं, राजीव गांधी से अपना बदला लेने के लिए क्या कहते हैं, राजीव गांधी साउथ में एक कैंपेन में गए हुए होते हैं, तो वहाँ पर जा करके वो माला डालते हैं, तो ब्लास्ट हो जाता है, तो ब्लास्ट में राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। तो ये जो काम किया था श्रीलंका के लिट्टे जो ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने किया था, वो किस लिए किया था, ये जो सिविल वॉर छिड़ा था वो पीस फोर्स जो भेजी थी इंडिया ने, उसका बदला लेने के लिए किया था। ये आपका स्टूडेंट्स था हमारा श्रीलंका का। अब मैंने लास्ट टॉपिक में छोड़ा था कि वहाँ पर टेंशन आ गई थी फ्रेंच और डच में। अब उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया गया, अकोमोडेशन इन बेल्जियम में समझदारी कैसे। Belgium adopted different path from Sri Lanka. Belgium accepted the regional and cultural differences and differences between 1970s and 1993. Belgium's constitution amended 4 times to work out an arrangement that would make everyone टू लिव टुगेदर। वहाँ पर क्या हुआ कि श्रीलंका से अलग पाथ अपनाया गया, एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 4 बार अमेंडमेंट किया गया उसमें, और उसमें ये इसलिए किया गया ताकि वहाँ के जो अलग अलग जो कम्युनिटी, जो एथनिक डिवीज़न है, वो जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन, ये सारे मिलकर रह सकें। उसको हम बेल्जियम मॉडर्न के नाम से जाना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में भी आता है। बेल्जियम मॉडर्न है क्या, Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसमें हमारा ये जितने भी ये होंगे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल होंगे। एनी लॉज नाउ एनी लॉ कैन बी फॉर्म्ड व्हेन बोथ कम्युनिटीज लीडर वुड इक्वली सपोर्ट। अब लोग तभी कोई पास होगा जब फ्रेंच और डच के मिनिस्टर इक्वली उसको सपोर्ट करेंगे। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। इसका मतलब क्या था कि अब किस सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में कोई हक नहीं है। इन दोनों की जो पावर्स और जो वर्क्स हैं वो पूरी तरह से अलग अलग हैं। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation। अब ब्रुसेल्स में अलग तरह की गवर्नमेंट तैयार की गई जिसमें क्या था, दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था। अब आगे चल के क्या होता है, देयर इज़ ऑल्सो प्रोविजन कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब एक अलग तरह की यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई जो elected by people belonging to one language community which has the power regarding culture, education and language issues। इसमें क्या किया गया, एक अलग लेवल यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी जिसमें क्या ये था कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग इसको इलेक्ट करते थे। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले जो कम्युनिटी थे वो चाहे कहीं भी रहते हो, ठीक है, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते थे। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे फैसले लेने का अधिकार था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ये मतलब ये है कि जो सत्ता का जो साझेदारी है, पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स इसको आप टॉपिक अगर समझा तो आप समझ ही चुके होंगे। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं रहेगी तो बेल्जियम में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, तो वो उस तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब उस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखना चाहते तो हमें लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, कन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉट अमंग मैनी ग्रुप्स
to stop conflict among many groups. Power sharing is very important. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Power sharing इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो conflict होते हैं वो सोशल ग्रुप्स में अलग अलग उनमें उनको कम करने की कोशिश करता है. पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. जो हमारा राजनीतिक जो ऑर्डर जो बना रहता है उसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है. क्योंकि जब पावर शेयरिंग होती है तो उसमें पावर्स ना बटी हुई होती हैं. तो हर जैसे कि ये 3 गवर्नमेंट मैंने बेल्जियम में बताई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट. अब सबकी पावर अलग अलग दे दी गई, सब अपने वर्क से अच्छे से वर्क करेंगे, किसी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. तो इससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी. तो उसके लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अभी आता पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, यानी आत्मा है. अब ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव द स्टेटमेंट कि पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग है जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, कैसे है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यही दिखाओगे. सबसे पहले आप बताओगे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि रूल ऑफ पीपल. रूल ऑफ पीपल कब होता है? जब वो अपने सरकार को चुनती है. तो सरकार जो इलेक्ट की जाती है उसके अलग अलग लेवल होते हैं हर, और जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है तो उन सबकी पावर अलग अलग होती है. अगर उनके पावर अलग अलग नहीं की जाएगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के सेक्टर में इंटरफेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो काम सही से नहीं होगा. तो इसलिए क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी को सही से चलाना तो पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के फॉर्म क्या क्या, रूप क्या है. इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी टेक मैनी फॉर्म. तो इसके अलग अलग फॉर्म है. कि पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल है सबसे पहला. इसमें क्या होता है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ये अलग अलग जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनमें डिवाइड किया जाता है. जैसे लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका. जैसे हमारे इंडिया में है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर है, विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करती है, जुडिशरी जो इन पर नज़र भी रखती है, और प्लस न्याय का काम करती है. ये हमारा कहाँ पर है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम इंडिया में देख सकते हैं. फेडरल गवर्नमेंट पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. जनरल गवर्नमेंट ऑफ फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. एग्जाम्पल यूएसए. ये जो है इसमें क्या होता है, जो पावर शेयर की जाती है रीजनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे. जैसे कि हम यूएसए में देखते हैं, यूएसए पूरा एक यूएसए में क्या था, पूरा यूएसए के लिए क्या है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है. लेकिन अलग अलग स्टेट जैसे मैक्सिको हो गया हमारा, तो उसके वहाँ जो गवर्नमेंट होगी वो अलग होगी और जो पूरे यूएसए की गवर्नमेंट अलग है. तो इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट इसी को बोलते हैं, जहाँ पर 2 तरह की सरकारें होती हैं. ये हमारा यूएसए में है. पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. जो पावर है वो काफ़ी सोशल ग्रुप्स में भी शेयर की जा सकती है, जैसे धार्मिक और भाषाई समुदाय हो गए. जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में. कम्युनिटी गवर्नमेंट में कैसा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनेगी, एक ही भाषा बोलने वाले. जैसे डच है वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेंगे, फ्रेंच है वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेंगे. तो इस तरह की भी जो है पावर शेयरिंग होती है. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स, यानी राजनीतिक दबाव समूह को भी कुछ पावर दी जाती है. एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर. और मूवमेंट्स जो करते हैं उनको भी थोड़ी बहुत पावर होती है. तो ऑल ओवर ये था कि आपको पूरा अच्छे से समझना है, वीडियो देखनी है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा. अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो.